हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये विज्ञान यानी साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए समझ जाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें हमने हिंदी से किया था और हमने हिंदी में दो कोड, जी हाँ मैं दोस्त, दो कोड डीए और उसके अलावा डीबी, दो कोडों को हमने सॉल्व भी कर लिया था। ठीक, तो उसका आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो, या उसका लिंक उन दोनों वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप जाकर देखना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, आज से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं साइंस वाला, और ये साइंस का पहला सेट है ईजे। ठीक है, इसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी देखो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से बहुत सारी चीजें हट गई हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी ने बहुत सारा सिलेबस कम किया था आपका, और यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली बहुत सारी चीजें कम की है। तो इसमें जो भी चीजें कम हुई है, जो भी हट गई है, उनको हमने स्टार मार्क कर लिया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ, उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे तो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मतलब लोग हैं ना, इसको 2024 लिखकर यहाँ पे और वायरल पेपर बता रहे हैं, और उसमें भी जो मतलब हट गया है सिलेबस से उसको भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि अचंबा खा जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये जनित्र वाला टॉपिक था, विद्युत जनित्र था और विद्युत जो मोटर था, ये दोनों आपका सिलेबस से हट गया है। ये अब आपके मतलब सिलेबस से हट गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और इसी प्रकार बहुत सारे टॉपिक हट गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता था, ये भी ये हट गया है। ठीक है, ये तत्वों वाला, ठीक है, आवर्त सारणी से रिलेटेड प्रश्न, तो ये भी हट चुका है, ये भी नहीं पूछेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो हट गए हैं, तो उनको मैं नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शुरू में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क वाले, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले ना मैं इस पेपर का ये जो एमसीक्यू है सॉल्व करा चुका हूं, तो आप में से हो सकता है कई सारे लड़के देखे होंगे उस वीडियो को। तो अगर आप मतलब इसे नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो को भगाकर आगे कर लेना, और जो इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप मतलब देखना। इधर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसे आप देखना भगाकर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं शुरू से। जिन लड़कों ने नहीं देखा है आप शुरू से पढ़ो। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, चूंकि देखो आपका ना खंड अ में भी 3 उपखंड होंगे, उपखंड क ख ग, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी आपकी साइंस 3 पार्टों में बटी हुई है, तो तीनों से क्वेश्चन होंगे। तो फिर शुरू में ये आपके फिजिक्स वाले हैं, तो चलो पहले फिजिक्स वाले को हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें देखा थोड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा, तो इसमें आपका थोड़ा मतलब इंटरेस्ट कम होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट कम हो, इसलिए पहले मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ये उपखंड ख के जो प्रश्न है इनको करा देता हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे वीडियो में। आपको अंत तक देखना है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है भाई। और ये मत मतलब दिमाग में बैठा लो कि आधा देख लिया और बाद में देखूंगा। अगर बाद में अब मतलब टालोगे तो टालते ही रह जाओगे, एग्जाम मतलब अब तो सर पे आ गया है एकदम। ठीक है, चलो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये 7 फिजिक्स वाले प्रश्न है, उसके बाद ये 8वां प्रश्न आपका ये केमिस्ट्री वाले सेक्शन से है। तो चलो इसको करते हैं पहले। तो देखो एंटीमनी नहीं है, एंटीमनी क्या है भाई, एक उपधातु है, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद लेड नाइट्रेट का सूत्र है, सीधे सीधे हमें लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पे देख सकते हो कई सारा आपका ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे माफ करना, ए बी और ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे भी सी, ये भी आप देख सकते हो ए बी सी, ये आपका सी, और यहाँ पे ये भी सी, ये भी सी। देखो ये एक्चुअली ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लड़कों ने उस साल भेजा था ना, तो धुंधला धुंधला उसका प्रिंट आउट निकाल पे हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने ये पूरा टाइप कर लिया। तो थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक, इसका आपका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो 9 के बाद 10 नंबर, कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटना है। देखो 3 आपने पढ़ा होगा, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब देखो जिसमें से आपके ये एल्कीन और एल्काइन, इसमें एल्कीन में आप जानते हो कि एक कम से कम डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये दोनों असंतृप्त होते हैं। ठीक, तो हमें असंतृप्त छांटना है। तो देख लो इसमें से एल्केन हटा दो भाई। अब देखो C2H6 एल्केन है, क्योंकि एल्केन का सामान्य फार्मूला CnH2n
+2 होता है उस पर आप बैठा लो तो देखो ये आपका 2 और 2 दूना 4 + 2 6 ये बैठ जाएगा, एल्केन है। ये देखो इस फार्मूले पर नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये नहीं है, और बाकी ये और ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये असंतृप्त हो जाएगा। सिंपल ये छाटने का तरीका हो गया। चलो ये आपका एल्कीन हो जाएगा, देखो CnH2n, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, हमें ये बताना है। देखो प्रोपेन प्लस अल, अंत में अल आ रहा है भाई, तो वो किस में हो जाएगा भाई, ये IPSC नेमिंग लिखते समय अल किस में अंत में लगता है, तो वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप में लगता है। और एल्डिहाइड का आपका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO, सिंगल बॉन्ड, ये मतलब ऐसे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मतलब कार्बन के साथ यहाँ मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इधर एल्किल समूह जुड़ा होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। चलो बाकी ये एल्कोहल है, ये आपका COOH एसिड, मतलब ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका कीटोन है एक तरह से, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है। चलो उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IPSC नाम है। ओके, एसिटिक अम्ल यानी जिस सिरका, ठीक है, CH3COOH, सिरका का हमें यहाँ पे IPSC नाम पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12 में। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल बोला जाता है एसिटिक अम्ल का, जो मतलब वही IPSC नाम होता है। चलो अगला है प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 नंबर। यह क्या है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। देखो बीच में एक्चुअली मैं मतलब पिछले एक वीडियो बनाया था ना, तो बीच में थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा था, तो एक लड़का कमेंट किया था कि आप होपलेस क्यों हो जा रहे हो। होपलेस नहीं यार, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है, बार बार ऐसा लग रहा है ना कि खांसी आएगी, अब खांसी आएगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप समझ सकते हो। तबीयत खराब होती है तो अभी कैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। तो बीच बीच में थोड़ी अगर दिक्कत हो जाए वॉइस में तो वो आप मैनेज कर लेना। चलो एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। देखो ये क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। अब देखो MCl2 है, देखो क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए। अब ऐसे फार्मूले से भी मालूम कर सकते हो, तो जैसे NaCl है तो Na पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1, ठीक है। तो क्लोरीन पे -1 चार्ज है, यहाँ पे 2 लिखा है नीचे, इसका मतलब कि Cl- दो जगह मतलब 2 माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे +2 होगा, तभी तो यहाँ 2 माइनस है ऊपर, ठीक है। इसका मतलब कि M पे क्या है, +2 चार्ज है। अब इसके ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, M, और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन साथ में लग जाएगा, और ऑक्सीजन पे पहले से ही -2 चार्ज होता है, तो इस पे +2 चार्ज यहाँ से हमने निकाला है, और ऑक्सीजन पे पहले से -2 हो जाता है, तो MO ही हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पे +2 चार्ज पहले से और 2 नीचे है, तो 2 दूना का 4, 4 आपका प्लस हो जाएगा, और इस पे -2, तो ये गलत हो जाएगा। प्लस माइनस बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलो तो ये हमने केमिस्ट्री वाले सेक्शन का कर लिया। अब चलो हम लोग जो यहाँ पे उपखंड ग है यानी बायो वाले सेक्शन का कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स वाले सेक्शन का करेंगे, ठीक। तो चलो ये यहाँ पे देख सकते हो 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न, ब्रिको का कार्य होता है। ओके, ब्रिक का कार्य क्या होता है ये हमें मतलब बताना है। श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या फिर पाचन, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 14 है। तो देखो ब्रिको का जो कार्य होता है यानी वही एक तरह से लीवर का, ठीक है, वो उत्सर्जन का कार्य होता है, ठीक है। तो ये ब्रिक कितने लोग हिंदी में मतलब बोल देता है तो समझ नहीं पाते, लीवर, ठीक है, वही लीवर का कार्य क्या है, उत्सर्जन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग का मतलब मूत्र बाहर आता है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ 14 नंबर के बाद 15 नंबर प्रश्न, 1 मिनट इसको फोल्ड कर लेता हूँ। चलो भाई, चलो 15 नंबर प्रश्न क्या है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पे कलियां कहाँ विकसित होती है भाई, 15 नंबर प्रश्न है इसमें। पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, इन सभी पर मतलब पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है और ये पौधों का नाम दिया है। तो पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में या इन सभी पर, तो नहीं भाई, ब्रायोफिल्लम के पौधे में पत्तियों पे कलियां विकसित होती है। ये A, B, ये C है। मैं जैसा कि आपको बता दिया, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, चलो हर जगह C कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे C और ये भी C। अब चलो इसको देख लेते हैं। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 16 कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उसके बाद 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 2 DNA तंतु आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक है। तो देखो इसके लिए D वाला आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक। चलो प्रश्न संख्या 17 क्लियर। 18 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, सीधे सीधे आप लोग याद रखना।
उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर की मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा मटर था, आप सब लोग जानते हो। अब देखो यहाँ आपको फंसा दिया कि मीठी मटर, उद्यान मटर। अब इनमें आप कंफ्यूज हो गए, तो सही ऑप्शन आपका उद्यान मटर होगा। आप हमेशा याद रखना बी वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो नहीं है, हमें छांटना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो देखो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सब मादा जनन तंत्र का भाग है, बल्कि शुक्र वाहिका नहीं है, ठीक है। ये आपका पुरुष का है, तो इसलिए जो नहीं है उससे छांटना था। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा और मार्कशीट में इसको ही भरोगे। तो चलो ये हम लोग के हो गए एमसीक्यू जो बायो वाले और केमिस्ट्री वाले थे। अब चलो हम लोग शुरू के जो फिजिक्स वाले हैं ना, फिजिक्स वाले एमसीक्यू उनको सॉल्व करते हैं। और देखो जो इधर अब सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, इसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो डिटेल्ड में पहले से ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर कर लाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखने वाली चीज़ें होती हैं। देखो ये देखो अच्छे से, जहाँ फिगर की जरूरत है वहाँ फिगर मैंने पूरा लगाया हुआ है, अच्छे से सारी चीज़ें समझाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस वीडियो को अंत तक देखते जाओ, देख सकते हो। केवल आपको समझना है चीज़ों को अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो जो आईपीएससी नेम से रिलेटेड चीज़ें होता है, संरचना बनाने वाला, वो सब यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से वीडियो को देखते जाना है बस। अब इन चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप पीडीएफ पाना चाहते हो कि पीडीएफ आपका मतलब ये कैसे मिलेगा, बहुत सारे लड़के इसको खोजेंगे। तो देखो पीडीएफ के लिए हमारा मतलब एक ऐप है, यहाँ पे बता दूं मैं, यूपीएमएसपी स्टडी कर, ठीक है। यूपीएमएसपी स्टडी कर इसी ऐप पे हमने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच, ठीक है। लॉन्च किया हुआ है लक्ष्य बैच। उसी बैच में ना ये इसका ईजे वाला ही कोड है, इसी प्रकार 7 कोड है ना, सातों कोडों का, जी हाँ मेरे दोस्त, एक नहीं 7 कोडों का। और विज्ञान का ही नहीं, हिंदी का, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का। और उसके अलावा जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, बोर्ड वाला पेपर, और उसके अलावा मैंने भी बहुत सारा मॉडल पेपर बनाया है, उन सब चीज़ों का आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ में सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन है ना एकदम अच्छे से इस तरह पीडीएफ में सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का, सातों कोडों का, और उसके अलावा बोर्ड वाला और मैंने जो मॉडल पेपर बनाए उन सभी का आपको हमारी ये जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, उस पर हमने जो लक्ष्य बैच लॉन्च किया है उसमें आपको मिल जाएगा। और जिसकी प्राइस कितनी है भाई, तो मात्र जिसकी प्राइस मतलब पहले 299 थी, लेकिन अभी मैंने घटा रखा है, मात्र 199 रुपये है। तो ये बैच 199 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो इस ऐप पे। और अगर इससे भी कम चाहते हो तो आप 26 जनवरी का इंतजार कर लो, 26 जनवरी को आपको और ऑफर में इससे भी कम मिलने वाला है, मात्र 99 रुपये में भाई। और सबका टेस्ट भी है, ये भी देख लो, सबका टेस्ट भी है, कम से कम यहाँ पे 40 से 50 तो आपके टेस्ट हैं, ठीक है। आसानी से इसको आप मतलब इससे पढ़कर ना आप 80 से 90% मार्क ला सकते हो। ये बैच ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ये पीडीएफ से आप मतलब वहाँ पे पीडीएफ है ना, तो आप आसानी से याद करते रहोगे पीडीएफ से। एग्जाम टाइम में मान लो आपका कल एग्जाम है, मान लो कल आपका 22 फरवरी को जैसे हिंदी का एग्जाम है, तो आप चाहोगे तो 21 फरवरी को आपके पास पीडीएफ है, तो प्रीवियस ईयर 7 पेपर आप मतलब वहाँ से दोहरा सकते हो, बोर्ड वाला मॉडल पेपर भी दोहरा सकते हो। और अगर वीडियो देखने बैठ जाओगे ना, 1-2 घंटे की वीडियो देखोगे, केवल एक पेपर सॉल्व होगा और उसी में आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो मोबाइल से आप मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ज़्यादा देखने से, ठीक है। तो इसीलिए ये बैच आप ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में वहाँ एक मतलब प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो उसमें भी वहाँ पे नंबर दिया गया, अंदर बाई करोगे तो अंदर नंबर आपको मिल जाएगा। आप प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो वहाँ भी बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप जाकर ऐप पे ज्वाइन कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहीं पे ये देखो मेरा नंबर भी वहीं पे होगा, ठीक है। या यहाँ पे भी देख लो, आप सीधे डायरेक्ट इस पर कॉल कर सकते हो पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आपको हो तो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं जो फिजिक्स वाले प्रश्न बचते हैं उनको सॉल्व कर और तब इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, शुरू में आ जाता हूँ। चलो 1 मिनट, देख सकते हो यहाँ पे इसमें पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हो क्या है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण, देखो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। सीधे सीधे देखो यहाँ प्रतिबिंब क्या बोला है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। और दर्पण कौन सा है, तो अवतल। अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है। किस स्थिति में बनता है भाई, आप सब लोग जानते हो वो स्थिति क्या होती है, जब जो वस्तु हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अवतल दर्पण मान लो हो गया, ठीक है। देखो वस्तु जो है, ठीक है, ये हम लोग का फोकस हो गया, ये हम लोग का सी वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु यहाँ पे मतलब ये मुख्य जो मतलब दर्पण का जो मुख्य बिंदु है यहाँ, ठीक है, एक तरह से इसको आप ध्रुव बोलते हो, जिसको ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे कहीं भी वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब इधर पीछे दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे जो बनता है प्रतिबिंब आप जानते हो कि वो क्या होता है,
वो आपका यहाँ पे मतलब आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और वस्तु से वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे खोज लो, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थिति होगी। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, नहीं ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत आपका। उसके अलावा देखो यहाँ पे इधर मैं आपको दिखाता हूँ और ऑप्शन, यहाँ पे वक्रता केंद्र पे दिया है, नहीं अगर वक्रता केंद्र पे होगा तो वो तो वस्तु का मतलब बड़ा प्रतिबिंब नहीं, एकदम वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से परे, अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे हो तो भी नहीं, ये भी गलत है। देखो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु की स्थिति रहे तब उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको मतलब यहाँ पे एक चीज याद दिला दूं कि ये आपका जो 6 इस अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 आपका किरण आरेख बनता है। 6 का 6 किरण आरेख आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप धड़ाम से कर दोगे। उसके अलावा देखो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा 2-2 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मतलब आपका 4-4 मार्क वाला, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो किरण आरेख आपको बनाने को बोला है, तो इसलिए किरण आरेख भी आपको बनाना आना चाहिए। और केवल अवतल दर्पण का ही नहीं, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, सबका आना चाहिए। हालांकि आपके एग्जाम में 2023 का हमने पैटर्न देखा है, ठीक है 2023 में, तो उसमें केवल यहाँ दर्पण का ही पूछा गया था, लेंस उन्स का नहीं यहाँ पे किरण आरेख बनाने को पूछा गया था। तो इसलिए आप दर्पण पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का सारा किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चलो इसको अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर यहाँ पे देख सकते हो। यह क्या है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी डाउटफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, इस एमसीक्यू को मैंने सॉल्व कराया था पहले, तो उस पर एक लड़का इस क्वेश्चन पे बहुत सारा कमेंट कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन बैंक में ना, क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वो ये बी वाला आंसर दिया है शायद। ठीक है, और वो लड़का मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आया है, और बहुत सारे मैं अभी मतलब देखता हूँ जो डिफेंडर चैनल है वो भी इसका यही आंसर मतलब कहते हैं कि भाई इसके लिए ये सही ऑप्शन है। और चलो इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, केवल हाँ इसका ये सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये नई तरीका होता है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत भी आपका हो जाता है। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये नहीं सही होगा, ये आपका सी वाला इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले किसी शब्द को उसमें पाए छोटे अक्षरों को हमें पढ़ना है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ना है भाई, छोटे छोटे लिखे हैं, तो ऐसे हम लोग दर्पण का यूज करेंगे जो मतलब छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई, तो देखो आपका अवतल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, न कि उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माफ करना, मैंने दर्पण का मतलब समझा दिया, यही तो कंफ्यूजन वाली चीज है। आपका अवतल लेंस है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए अवतल लेंस आप पहले तो काट दो। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस क्या बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, इसलिए तो उत्तल लेंस यूज होगा। तो उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, दो चीजें दिया है। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस उपयोग होगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस उपयोग होगा, ये तो हमने छाट लिया भैया कि छोटा छोटा मतलब लिखा हुआ है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा उसका, तो बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाएगा, तो उत्तल लेंस। ठीक है, ये दो उत्तल लेंस है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन हम लोग के खत्म हो गए। अब इनमें से कौन सा चूज करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो देखो जिस लेंस की क्षमता अधिक रहेगी वो अच्छा रहेगा, ठीक है, आंख के लिए। तो किसकी क्षमता अधिक होगी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले की कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले की। तो सिंपल, लेंस की क्षमता यानी जिसको हम लोग, जिसका मात्रक आप जानते हो कि डायोप्टर होता है, ये भी याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक, तो लेंस की क्षमता जो होती है, ठीक है, याद रखना, और वो जो लेंस की क्षमता होती है P इक्वल टू वो क्या होता है, F अपान में 100 अपान में F। ठीक है, जहाँ ये 100 और मतलब 100 इसको लिया जाता है तो F को सेंटीमीटर में लिया जाता है। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पे 100 है, ठीक है 100 है, तो यहाँ पे F आप रखोगे क्या, पहले 50 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर 100 है और नीचे ये 5 आप ये रखोगे तो आपका इसका मान कितना आएगा, 20 आएगा। तो किसकी क्षमता होगी, इसकी, मतलब 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी होगी उसकी क्षमता अधिक होगी, तो इसलिए इसका हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आशा करता हूँ आपको एकदम
पूरा का पूरा ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो जैसे मैंने ऐसे ये पूरा एक्सप्लेन कर कर एक एक चीज़ें मतलब आपको बताया कि क्यों होगा क्या होगा, ऐसे आप कमेंट में एक्सप्लेन कर कर मुझे बताना कि क्यों, ठीक है, तब मानूंगा कि ये बी ऑप्शन सही। हालांकि बी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत होगा, ठीक, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो आगे चलते हैं सेकंड के बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। भाई देखो यहाँ दोनों का दे दिया है कि एक मतलब कोई गोलीय दर्पण है और कोई गोलीय लेंस है, और दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे -15 कहने का मतलब कि जो दर्पण है उसकी भी फोकस दूरी निगेटिव है, और जो गोलीय लेंस है उसकी भी फोकस दूरी, मतलब दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव है। और देखो ऐसा किस में होता है, चाहे अवतल दर्पण हो गया चाहे अवतल लेंस हो गया, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और चाहे उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों आपके अवतल हो जाएंगे। अवतल दर्पण भी होगा, अवतल यहाँ पे लेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, तो दोनों के दोनों अवतल होंगे। ये बी वाला ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो सही ऑप्शन आपका दृष्टिपटल हो जाएगा। ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, तो वो होती है दृष्टिपटल। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का इसको देखो इंग्लिश में ना इसको रेटिना बोलते हैं। शायद दृष्टिपटल आपको कहूँ तो मतलब आप में से बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होंगे, तो इसको आप याद रखना, इसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलो देखो यह क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। क्या है कि दो चालक तार, ठीक है, एक मिनट यार माफ़ करना, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को तो मैं इतनी बार लगा चुका हूं कि आंसर ही भी याद हो चुका है। ये एक संबंध 4 शायद आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, चलो कैसे ये आएगा इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो दो चालक तार है, मीन्स कहने का मतलब कि दो तार है। देखो ये पहला तार हम लोग का मान लो हो गया, ये दूसरा तार हो गया। ठीक, जिनके इनके पदार्थ मतलब समान है, लंबाई भी समान है, ठीक है, व्यास भी समान है। व्यास मीन्स ये मोटाई दोनों की, मतलब सब कुछ समान है। सब कुछ समान है तो भाई इसका प्रतिरोध जितना होगा, अगर इसका प्रतिरोध आर है तो इसका भी प्रतिरोध आर होगा। इसका प्रतिरोध आर मतलब आर कहने का मतलब वही 2 3 कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसका प्रतिरोध 10 है तो इसका भी 10 होगा, इसका 20 है तो इसका भी 20 होगा। ठीक, चलो तो मान लो इसका पहले का प्रतिरोध आर है तो दूसरे का भी आर होगा। तो इनको पहले किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनको चलो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम आर का फार्मूला क्या होता है, और यहाँ पे मैं श्रेणी क्रम लिख लेता हूँ। श्रेणी क्रम का कोई चिन्ह यहाँ पे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन एस लिख देता हूँ, जिससे समझ में आ जाए श्रेणी क्रम। तो आर एस बराबर वो क्या होता है, R1 + R2 + R3 जितना प्रतिरोध होता है, तो केवल 2 यहाँ पे प्रतिरोध है तो 2 ही क्यों लेते हैं। R1 की जगह पे R ही लेंगे, पहला प्रतिरोध, प्लस R2 की जगह पे दूसरा प्रतिरोध, और दूसरा प्रतिरोध भी R है तो R। तो यहाँ से R S बराबर हम लोग का 2R हो जाएगा। यानी जब दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम लोग का कुल प्रतिरोध 2R आएगा। तो देखो पहले विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलो अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होता है 1/R, और इसको पैरेलल P ले लेता हूँ। ठीक है, बराबर 1/R1। तो 1/R1 की जगह पे हम लोग का R पहला प्रतिरोध प्लस 1/R2। R2 की जगह पे भी पहला मतलब दूसरा प्रतिरोध जो पहले के ही बराबर है तो वो भी R। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का वो तो हर वही रहेगा और एक एक मिलकर 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ इसको पलट देंगे तो हम लोग का ये RP बराबर हम लोग का R/2 हो गया। ठीक, तो देखो हमने क्या किया कि जब पहले हमने उन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हम लोग का तुल्य प्रतिरोध 2R आया। अब और जब हमने पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध R/2 आया। ठीक, चलो इतना तो हो गया कि मतलब किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित हमने कर लिया और ये तुल्य प्रतिरोध कुछ इस प्रकार आया।
आगे क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अब इनको हमने इस प्रकार संयोजित किया तो इसमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखो उस उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात हम लोग एक फार्मूला होता है उसके द्वारा निकालेंगे। कौन सा फार्मूला होता है, वो होता है H बराबर, ठीक है, H बराबर V²/R इंटू टी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो मान लो ये पहले मतलब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा, उसके लिए ये क्या है, श्रेणी क्रम के लिए हीट है, और इसका बटा मैं H2 कर लेता हूँ। H2 क्या है, तो यहाँ पे V बटा होगा, और इसका एक और फार्मूला V²/R इंटू टी, ठीक है। ये हम लोग का समांतर क्रम के लिए है, ठीक। चलो यहाँ पे मैं लिख भी क्या दूँ, चलो लिख देता हूँ R यहाँ पे पैरेलल के लिए, और ये यहाँ पे R जो रहेगा वो सीरीज के लिए रहेगा। अब देखो यहाँ से आपका टी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं और समांतर क्रम में समान समय के लिए ही जोड़े जाएंगे। विभवांतर भी समान होगा, विभवांतर भी कट जाएगा। तो यहाँ H1 बटे H2 में जो अनुपात होगा, यहाँ पे देखो 1/R और ये नीचे वाला 1 और ये R जो है ये S है, ठीक है, और ये 1/R और ये P वाला है पैरेलल वाला, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी RP बटे में 1 हो जाएगा, ठीक। चलो अब मान रख लेते हैं 1/RS, यानी वही सीरीज कॉम्बिनेशन वाला हमने जोड़ा था, तो पूरा मान कितना आया था 2R के बराबर। तो यहाँ 2R हमने रख लिया और गुणे RP बटे 1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, RP यानी वही हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, तो कुल प्रतिरोध हम लोग का R/2 आया था, तो वही हम लोग R/2 ले लेते हैं। सिंपल, R से R खत्म, तो यहाँ से ये 1 और बटे ये 2 दूना का 4, यानी हम लोग का अनुपात 1/4 आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक। तो इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपके एग्जाम में ये 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हालांकि 1 मार्क में ही पूछा जाता है, तो इस प्रकार आपको पूरा हल करना पड़ेगा, और अगर 2 मार्क में पूछा जाता है तो, ठीक, सब्जेक्टिव प्रश्न में। चलो अगला प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। यह क्या है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ओके, लघु परिपथ के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ना, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। लघु परिपथ का मतलब वही शॉर्ट सर्किट, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घरों में मतलब शॉर्ट सर्किट होता है तो मतलब काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ में काफ़ी विद्युत धारा भी मतलब बढ़ जाती है तारों में, तो ये यही होता है कि लघु परिपथ यानी वही शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है और उष्मा का मान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 7, स्टार मार्क मैंने लगा दी है, मतलब ये प्रश्न हट चुका है। ये विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को ऐसे तो जनित्र कहते हैं, लेकिन जनित्र वाला टॉपिक हट चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हट चुका है, ठीक। चलो ये नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखो 20 MCQ कर लिया, पहले हमने ये बायो और केमिस्ट्री वाला कर लिया था, और ये अभी फिजिक्स वाला भी हमने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, इन प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, और कोई बहाना नहीं कि अब मैं 20 MCQ कर लिया, ये सब्जेक्टिव वाला बाद में देखूंगा, नहीं, इसी समय देखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप बाद में नहीं देखोगे, मैं जानता हूँ। तो चलो ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं मतलब 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक, थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, क्योंकि गला थोड़ा सूख रहा है, क्योंकि आप जानते हो तबीयत मेरी ख़राब है, तो उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो ओके, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है तो माफ़ करना, हम म्यूजिक नहीं कहूँगा, पीछे जनित्र चल रहा है, लेकिन आपके एग्जाम से भाई जनित्र वाला टॉपिक हट चुका है, ठीक है। जनित्र से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट और मोटर वाले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, ठीक। तो चलो ठक 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 की आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि बाहर एक्चुअली घर का काम हो रहा है ना कुछ, उसमें तो बिजली की ज़रूरत है, तो वो चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी ये खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न है उसको, ठीक। चलो सबसे पहले ये फिजिक्स वाला प्रश्न है। क्या है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ओके, यानी यहाँ पे हमें वस्तु की स्थिति दे दिया है, ए और बी 2 प्रश्न दिया है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका आपको किरण आरेख बनाना है, और उस किरण आरेख में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी बतानी है, ठीक है, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। और एक यहाँ पे प्रश्न है, इसको भी करते हो तो आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक। तो पहला देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति हो तो उसका किरण आरेख बनाओ। तो चलो एक यहाँ पे रफ फिगर मैं बना लेता हूँ, हालांकि बनाया हुआ हूँ, उसी पे समझा देता हूँ। चलो बनाने की क्या, मैं पहले से बनाया हुआ हूँ, ये जो बैच में लक्ष्य बैच में ये नोट्स मिलता है ना सॉल्यूशन का एकदम अच्छे से, तो ऐसे ही यही मिलता है, ठीक। तो आप जरूर बैच ज्वाइन कर लें यार, मात्र आप समझ सकते हो 199 रुपये क्या है अभी पे करते हो तो, और अगर और कम करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट कर लो, 26 जनवरी में मात्र आपको 99 रुपये में, और
मतलब बस ऐसा नहीं कि आपको फिर अगले महीने अगले ऐसा नहीं देना है, बस मात्र 99 रुपये आपको देना है और फिर आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर सारा का सारा आप मतलब पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा और सारा का सारा प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है उसका वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा। टेस्ट आप दोगे, अंत में सबमिट करोगे तो पूरा आपका रैंक दिखाएगा कि कितने लड़कों ने टेस्ट दिया है, उसमें से आपका कितना रैंक है, आपने कितने मिनट में कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, और सॉल्यूशन भी अंत में टेस्ट का मिल जाएगा। तो सारी सुविधाएं ये मात्र समझ सकते हो 99 रुपये में मिल रहा है आपको। मतलब समझ जाओ कि आपको कम से कम 1000 रुपये से भी ज़्यादा का आप वहाँ पे मटेरियल मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो आप जरूर लक्ष्य में ज्वाइन करना। हमारी जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलो, तो यहाँ पे पहला हम लोग का क्या था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति हो तो उसका किरण आरेख बनाना है। तो अवतल दर्पण का, तो देखो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ आपका देखो यहाँ पे दर्शाया गया कि ये फोकस है, और यहाँ पे आप देखो ये आपका सी दर्शाया गया है कि ये वक्रता केंद्र है। इसके बीच वस्तु, यहाँ पे ये देखो एक ए बी यहाँ पे वस्तु है बीच में, तो इसका किरण आरेख बनाना है। तो देखो यहाँ पे वस्तु है, तो इससे क्या होगा कि चलने वाला प्रकाश ऐसे दर्पण से टकराकर यहाँ फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगा। क्लियर। और जो वक्रता केंद्र से होकर आने वाला प्रकाश वस्तु से होकर आएगा, दर्पण से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम से गुजर जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों किरणें आकर यहाँ पे काट रही है, और जहाँ पे किरणें काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे काट रही है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब देखो किरणें ये मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब नीचे काट रही है ना, तो इसलिए उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी ए से हमने दर्शाया, यहाँ ए बी सीधा सीधा है और यहाँ पे बी ए हो गया, मतलब उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका हो गया है प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, सिंपल। तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे तथा प्रकृति वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा होगा। ये आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो थोड़ा, और ये किरण आरेख बना दो, इसका आपको 2 मार्क पूरे का पूरा मिल जाएगा। अब देखो उसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पे है कि ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति हो तो उसके लिए आप किरण आरेख बनाओ और चीज़ों के बारे में लिखो। तो देखो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य आपकी मतलब लाइन हो गई। यहाँ पे आपका ध्रुव है, वस्तु की स्थिति देखो ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे वस्तु की स्थिति है, वही आभासी वाला जो ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक है, ये वस्तु है, तो देखो वस्तु से यहाँ चलने वाला प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर ऐसे आपका गुजर जाएगा, और वक्रता केंद्र से आने वाला प्रकाश ऐसे वस्तु से होते हुए फिर दर्पण से टकराकर वापस चला जाएगा। अब देखो दोनों किरणें यहाँ नीचे कहीं नहीं काटेंगी, तो इसको हम लोग आगे तक ऐसे बढ़ाएंगे तो आभासी रूप से यहाँ पे काटेंगे यहाँ पे, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ देखो ये काफ़ी बड़ा ये प्रतिबिंब होता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा होता है काफ़ी, और उसके अलावा आभासी प्रतिबिंब होता है क्योंकि यहाँ किरणें आभासी रूप से काट रही होती है। क्लियर। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे तथा प्रकृति आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा होगा, और सीधा होगा क्योंकि ये मतलब ऊपर बन रहा है, मुख्य ये किरण जो है उसके ऊपर बन रहा है भाई, तो इसलिए सीधा होगा, सिंपल। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया, इसका 2 मार्क मिल जाएगा, यानी इतने करने का आपको 4 मार्क मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये किरण आरेख आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और इधर सब्जेक्टिव में भी देख लो आ रहा है। ठीक है, आपको ये किरण आरेख पूरा आपको मतलब माइंड में होना चाहिए कि कैसे क्या कैसे बनेगा फिगर। ठीक है, आसानी से आप ये मतलब 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आप फिगर बना सकते हो, ये पूरी चीज़ें लिख सकते हो, जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, और आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न निश्चित है। चलो ये हो गया। अब इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो ये सेकेंड नंबर है, यहाँ पे देख सकते हो न्यूमेरिकल वाला 4 मार्क का ये भी है। यह क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, हमें प्रतिबिंब की लंबाई दे दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, ओके, हमें वक्रता त्रिज्या भी दे दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी हमें दर्पण के सामने वस्तु की दूरी भी दे दिया है यू, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो दे दिया है कि कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। चलो इसको कर लेते हैं, इसको भी मैं पहले से सॉल्व कर लाया हूँ, तो चलो यहीं पे समझा देता हूँ, टाइम भी मतलब बच जाएगा। यहाँ पे देखो हमें वस्तु की लंबाई यानी ओ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है, उसके अलावा दर्पण से वस्तु की दूरी यू का मान दे दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना। और देखो जो वस्तु की दूरी है हमेशा वो हम लोग माइनस रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमेशा जो वस्तु है इधर इधर रखी जाती है बाएं साइड में, और इधर की सारी दूरियां हम लोग मतलब निगेटिव ही लेते हैं। क्लियर, तो इसलिए यू का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो दर्पण की दूरी यू बराबर -20 सेंटीमीटर कर लेंगे। क्लियर। अब देखो चूंकि हमें
आर का मान मालूम है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या मालूम है, तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो वही लिखा गया कि चूंकि यहाँ पे ये वाला चूंकि लिख लो, चूंकि एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये तो फार्मूला होता है, और आर का मान 30 दिया है, तो 30/2 बराबर 15। हम लोग का एफ का मान कितना गया, 15 आ गया। तो हमें एफ का मान मालूम हो गया, यू का मान मालूम हो गया। अब देखो हम लोग दर्पण सूत्र से भी का मान मालूम ज्ञात करेंगे, क्योंकि भी क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब, क्योंकि हमें प्रतिबिंब के बारे में जानना है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसकी मतलब दूरी निकालेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। चलो यू हम लोग की वस्तु की दूरी होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है, सिंपल। चलो तो दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू माफ करना 1 मिनट रुक जाओ, एकाएक गला सूख गया। ओके चलो मैं बताया यार कि तबीयत खराब है तो बीच बीच में दिक्कत हो जा रहा है। चलो तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया है दर्पण सूत्र में आप रख लो, 1/f, एफ का जगह पे 15, ठीक है। 1/v, भी तो हमें ज्ञात करना है तो उसको उसी तरह रहने देते हैं, और ये प्लस है तो प्लस 1 में यू, यू का मान हम लोग माइनस सहित रखेंगे, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे ये माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा होगा, तो ये आपका माइनस हट जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/15 1 में भी, और माइनस 1 में भाई 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब देखो ये दोनों अंक वाले को एक तरफ करते हैं, तो इसको हम लोग इधर करते हैं, तो 1/15 और ये इधर आएगा माइनस वाला, तो प्लस 1/20 हो जाएगा, बराबर वो 1 में भी हो जाएगा, और पूरा फिर बदल देंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये आप कर लेना, काटना पीटना, तो 7/10 आ जाएगा। तो इसको फिर हम लोग पूरा पूरा पलट देंगे, तो भी बराबर आपका ये 60/7 हो जाएगा, और फिर 7 से भाग दोगे तो वो 8.57 सेंटीमीटर हो गया। यानी भी का मान हम लोग का क्या आ गया, 8.57 सेंटीमीटर। यानी वस्तु हम लोग का कहाँ बनेगा भाई, तो वस्तु मतलब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ पहचान सकते हो भाई, भी का मान हम लोग का धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब कि जो दर्पण होगा, मान लो कोई भी दर्पण हो, मतलब यहाँ पे मुख्य ये मतलब ध्रुव है, तो इधर की दूरिया, ध्रुव से इधर की जो दूरी आप जानते हो कि माइनस में ली जाती है, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है, और यहाँ धनात्मक आया, और तो धनात्मक इधर की दूरियां धनात्मक होगी, ठीक है। यानी वस्तु इधर बन रहा है, क्लियर है, मतलब वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब इधर बन रहा है, मतलब इधर प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो आपको इससे समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे लिख दोगे कि यथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ऐसे क्लियर। अब चलो चूंकि हमें और क्या क्या ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, उसके अलावा आकार क्या होगा, ठीक। यानी आई का मान ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई 5 दे दिया था, आई क्या होती है, इमेज की लंबाई। तो आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो वो हम लोग आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है उसका यूज कर तो दर्पण के लिए आवर्धन एम इक्वल टू क्या होता है, वो होता है I/O। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, और यही बराबर होता है -v/u के, ठीक है। और v और u के तो बारे में आप जानते ही हो। अब चलो आई का मान हमें मालूम नहीं, यही तो मालूम करना है, तो उसी तरह इसको रहने देते हैं। ओ का मान हमें 5 दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ओ का मान देखो ये 5 दे दिया था, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो हम इन दोनों में संबंध लिख देंगे, तो I/O बराबर -v/u, ठीक। आई का मान उसी तरह रहने देंगे, ओ का मान 5, और भी का मान हम लोग 8.57 हमने निकाला था यहाँ पे, भी का मान, ठीक है, यहाँ पे देखो निकाला था ना 8.57, तो उसको रख देंगे यहाँ पे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यू का मान हम लोग -20 ले लेंगे, सिंपल। अब ये माइनस से माइनस कट गया आपका, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में 5 है, उधर जाकर गुणा हो जाएगा भाई, तो आई बराबर 8.57 गुणे 5/20 हो जाएगा। अब इसको आप मतलब इसको हल करते रहना, इसको हल करोगे तो ये 2.437 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो दर्पण कितना हम लोग का आ रहा है, दर्पण का लंबाई, सॉरी यार दर्पण बोल रहा हूँ, इमेज की लंबाई, तो वो आ रही है 2.437। तो आप लिख दोगे कि अतः प्रतिबिंब आभासी, आभासी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो धनात्मक आ रहा है, ठीक है। तो अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा और दर्पण और 2.437 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो गया, ठीक। तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। चलो भाई तो ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का, ये न्यूमेरिकल था। अगला देखते हैं, अगला इसमें अगला प्रश्न है, इसका देख सकते हो मतलब थर्ड नंबर वाला, कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड लिखा है यहाँ पे, प्रति सेकंड मीन्स आपका समय बराबर समय का मान जो दिया है, यानी टी का मान वो 1 सेकंड दिया है, ठीक। प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा यानी एच, हीट का मान दे दिया है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर यानी भी का मान आप ज्ञात करो, ठीक है, सिंपल। अब देखो हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है क्या, दिया है आर का मान दिया है प्रतिरोध 4 ओम, टी का मान दिया है 1 सेकंड, हीट दिया है एच बराबर 100 जूल। अब एक फार्मूला होता है हीट का,
H इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी, ठीक है। हालांकि हीट का और फार्मूला होता है VIT होता है, लेकिन ये जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे R, H और T हमें मालूम है, तो वो चीज़ें हम लोग रखेंगे, ठीक, जो चीज़ें रिलेवेंट हो। तो देखो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मालूम है, एक चीज़ मालूम करनी है भी, तो भी यहाँ पे है ही, और HRT के बारे में ये मालूम है, तो इसलिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो H इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी, जो चीज़ें दिया है रख लेते हैं। H की जगह पे 100 और V को उसी तरह रहने देंगे, R के जगह पे मतलब वी स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर उसी तरह रहने देंगे, R की जगह पे 4, T की जगह पे 1। अब देखो ये बट्टे में इधर जाकर गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, और वी स्क्वायर इधर 1 से गुणा होगा तो वही वी स्क्वायर ही होगा, वी मतलब 100 400 बराबर वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर 400, वही बात हुआ। अब भी का मान क्या होगा, इसको अंडर रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 वोल्ट, सिंपल। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। छोटा सा सवाल था काफ़ी यार, इतना छोटा सा, और इसका 4 मार्क, सिंपल सा एकदम सवाल था। इसको 2 मार्क में आना चाहिए, लेकिन देखो 4 मार्क में पूछा गया है। ये इतना छोटा सा इतना छोटा सा सवाल 4 मार्क में पूछा गया है। चलो ये हो गया। बाकी देखो ये प्रश्न आपका ये हट गया है, तो इसको हमें नहीं सॉल्व करना है, इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले अगले प्रश्न पे। अगला आपका उपखंड ख स्टार्ट होता है। अब इसमें आपके केमिस्ट्री वाले सेक्शन के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलो अब इनको करते हैं, इनको हम लोग करते हैं, लेकिन एक बार और थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, क्योंकि फिर गला बैठने टाइप का हो रहा है मेरा। ओके चलो देखो यहाँ पे ये क्या प्रश्न है, केमिस्ट्री वाला में पहला प्रश्न, और एक तरह से देखा तो चौथे के बाद ये 5वां प्रश्न पेपर का, ठीक। इसमें हमें यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, और यहाँ पे दे दिया कि मेथेनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3 और ब्यूटेनॉन 2। चलो लिख लेते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मेथेनॉल है, यहाँ पे अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेथेनॉल लिखा है, तो ये इसमें देखो, इसको आप ऐसे कर दो, अलग अलग कर दो। मेथेनॉल लिखा है ना, तो ये ऐसे आपको पहचान में आएगा, मेथेन प्लस अल मिलकर आपका मेथेनॉल बना है, ठीक। तो यहाँ पे अल आ रहा है, और अल किस में जुड़ता है अंत में भाई, IPSC में लिखते समय तो एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है। इसका मतलब ये मेथेनॉल क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो सिंपल। अब इसका हम लोग बना सकते हैं संरचना सूत्र। अब देखो, और मेथ मीन्स एक कार्बन, कार्बन एक रहेगा, और यहाँ पे देखो अल है, तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, और इधर सिंगल बॉन्ड, इधर एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। अब देखो आपका मेथेनॉल है, तो कार्बन कितना रहेगा, एक ही रहेगा, तो ये कार्बन तो इसमें पहले से ही एक है, तो इसका मतलब कि हमें और कार्बन की जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ा फैला दो। अब देखो ये कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर एल्किल समूह जुड़ा रहता है CH3 CH2, लेकिन CH3 CH2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इधर से और 2 इधर से, 3 ले लिया है, और इधर एक हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका संरचना हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक। चलो मेथेनॉल का ये हो जाएगा, क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग का प्रोपाइन है। देखो प्रोपाइन एल्कीन एल्काइन सेकेंड है, ठीक है, नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन थर्ड वाला है। इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, प्रोपाइन है ना, तो इसमें आपका एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो, और प्रोपाइन मेथ एथ प्रोप, यानी कार्बन 3 रहेगा, तो कार्बन 3 करते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। 3 कार्बन हो गया, और सब में क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा, नहीं, क्योंकि ये एल्केन नहीं है। यहाँ पे देखो आइन, यानी एल्केन एल्किन एल्काइन ग्रुप है, और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे कम से कम आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, आपका मन। तो यहाँ मान लो मैं लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब इसका हाइड्रोजन आप लगाकर अष्टक पूरा कर दो सारे कार्बन का, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 इधर से साझा कर लिए, तो एक की जरूरत है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो इसका 4 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो 3 इधर से ले लिया है, एक इधर से ले लिया है, तो इसका हमें तो मतलब लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ इस कार्बन की, तो एक इधर, 1 2 3, और ये आपका 4, ठीक है। 1 मिनट, ये मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपाइन मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका पूरा पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड था ना इसमें, हाँ, मतलब ये सेकंड था, बी था प्रोपाइन का एक तरह से ये संरचना सूत्र हो गया। इसको उल्टा भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगाकर ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कार्बन 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 था ना, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो यहाँ पे आप एकल बॉन्ड लगा दो, और इसमें देखो 3 यहाँ साझा कर लिया, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन को ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, इसका 4 हो गया, क्योंकि 3 इधर से एक इधर से ले लिया, 4 इसका, देखो एक इधर से 3 इधर से, 4 इसका तो हो गया। यहाँ पे 3 की जरूरत, तो एक इधर एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी दोनों तरह से सही है, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं अगला देखते हैं। अगला देखो पेंटेनॉन 3 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पेंटेनॉन ऑन,
ये ऑन किस में आता है भाई, तो ये कीटोन में ऑन आता है, ठीक। और 3 क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरे कार्बन के साथ आपका जुड़ा हुआ है, जो क्रियात्मक समूह यानी कीटोन है, ठीक है। तो देखो पेंटेनॉन 3 का हम लोग बनाते हैं भाई, पेंटेनॉन 3 को इस पे मैं बनाता हूँ, 1 मिनट। मेथ एथ प्रोब्यूटेंट, मेथ एथ प्रोब्यूटेंट यानी कार्बन कितना भाई 5, मेथ एथ प्रोब्यूटेंट कार्बन 5। तो चलो कार्बन में 5 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखो और यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, पेंटेनॉन, पेंटेन प्लस ऑन, ठीक है, यानी पेंटेनॉन। तो ऑन जुड़ा है, मतलब यहाँ से पकड़ लिए कि ये कीटोन ग्रुप। अब देखो कीटोन, अब 3 लिखा है, मतलब तीसरे नंबर पे जुड़ा है, तो तीसरे नंबर पे आप गिनो 1 2 3, यानी यहाँ पे लगा है, या इधर से भी गिन सकते हो 1 2 3, यानी दोनों ओर से उसी जगह पे आ रहा है, यहीं पे, मतलब यहीं पे, चलो यहीं पे लगा है। तो यहाँ पे देखो, और कीटोन का आपका क्या होता है, क्रियात्मक समूह CO, ठीक है, क्या होता है CO, और इधर भी आपका एल्किल समूह, और इधर भी आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है, ठीक। चलो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको आप फैला भी सकते हो, जैसे कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आता है, और इधर आपका कोई भी एल्किल समूह, और इधर भी एल्किल समूह जुड़ा होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो अब देखो एल्किल समूह मीन्स या मतलब R की जगह पे यहाँ पे CH3 CH4 कुछ भी यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक। तो चलो यहाँ पे अब देखो, ये हम लोग का यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो तीसरा नंबर। अब देखो इसके लिए तो ये कीटोन है, तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हम लोग का इससे ऑक्सीजन जुड़ गया, और इधर हम लोग का एल्किल समूह, ये हम लोग का एल्किल समूह होगा इन दोनों तरफ, ठीक। अब देखो, अब इसके हाइड्रोजन को हम लोग पूरा कर लेते हैं। अगर हम लोग शुरू में देखें, अब हर जगह सिंगल बॉन्ड आप लगा दो, अगर यहाँ पूरा करना चाहें तो देखो एक इधर से ले लिया 3 की जरूरत, तो 1 2 3 आपका पूरा पूरा 4 हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, एक इधर से आ गया, एक इधर से 2, तो 2 की जरूरत, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे, इसका भी 4 हो गया। अब देखो इसका देखें तो 2 इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 इसका पूरा है, तो कोई जरूरत नहीं यहाँ लगाने की। अब देखो इधर एक, तो इधर एक लगा दो, इधर एक, इसका भी 4 हमने पूरा कर दिया, ठीक। देखो ये 4 4 लगाने का क्या मतलब है, साझेदारी, ठीक है। कार्बन अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, होता है एक तरह से पूरा करना होता है इसको, तो 4 इसके पास पहले से होता है, और 4 आपका इधर उधर से साझेदारी कर कर अष्टक पूरा करता है, सिंपल यही तरीका है, ठीक। इसका देखो इधर से एक, तो ये इधर से एक साझेदारी करेगा, इधर से एक, इधर से एक, 3 से साझेदारी कर कर, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 पहले से होता है तो 8 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका फार्मूला हो जाएगा पेंटेनॉन 3 का, ठीक। तो ये आपका थर्ड वाला भी हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलो अगला देखते हैं, अगला ब्यूटेनॉन है, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी जहाँ कार्बन की संख्या अब 4 हो, ठीक है। तो चलो कार्बन की संख्या 4 लेकर भी हम लोग बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हम लोग का चौथा है, कार्बन की संख्या 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तभी तो आपका ब्यूटेनॉन बनेगा। और देखो ब्यूटेनॉन नॉन है, ठीक है, यानी वही आपका ऑन जुड़ा है, यानी वही आपका कीटोन ग्रुप इसमें जुड़ा है, और 2 लिखा है मतलब दूसरे नंबर पे। तो इधर से देखो 1 2 इधर जुड़ा है, या फिर 1 2 इधर जुड़ा है, आप कहीं भी इधर भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। चलो देखो इसमें आपका एक डाउट क्लियर होगा, उसको मैं अभी क्लियर करूंगा, पहले बना लेता हूँ फिगर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे बोला है ना, ये क्या है 1 2, मतलब 2 यहाँ पे लिखा है, तो 1 2 दूसरे नंबर पे मैं कीटोन ग्रुप लगा लेता हूँ, तो यहाँ ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर आपका एल्किल समूह दोनों तरफ, ठीक। इसका हाइड्रोजन ये, इसका ये, इसका ये अष्टक पूरा, इसका पहले से है, तो ये आपका इसका अष्टक पूरा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसका भी आपका अष्टक पूरा, ठीक। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्यूटेनॉन 2 हो गया। अब देखो आप कहोगे कि हम लोग इधर भी तो लगा सकते थे, तो ये देखो, ठीक। अब देखो जैसे 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ भी अगर मैं यहाँ कीटोन ग्रुप लगा देता हूँ, तो अब इसका अष्टक पूरा, इसका हमें पूरा करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसमें इधर इधर इधर। अब देखो ये पहला हो गया, ये मतलब ये पहला, ये दूसरा। अब देखो यहाँ पे एक मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ, शायद आपके भी मन में क्वेश्चन उठा होगा कि अगर भैया ये फिगर दोनों दे देता है, ठीक है, हम लोग के 1 मिनट यार माफ करना, हम लोग के मतलब एग्जाम में ये फिगर देता है और इसका IUPAC नाम लिखने को बोलता है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग गिन रहे हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग इसका नाम पेंटेनॉन पेंटेनॉन
2 रखेंगे कि पेंटेनोन 3 रखेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन है ना कि भाई 1 2 ये दूसरे नंबर पे है तो इसको पेंटेनोन 2 बोलेंगे, और 1 2 ये तीसरे नंबर पे है तो इसको पेंटेनोन 3 बोलेंगे। तो आप क्यों बताए कि भैया इसका पेंटेनोन 2 का आप इस प्रकार भी बना सकते हो, इस प्रकार भी बना सकते हो। आपने तो गलत बताया, आप कह सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं कहूँगा कि नहीं, देखो हम लोग मतलब गिनती कैसे करते हैं, तो जिधर से हम लोग का क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है उधर से गिनती करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आप क्रियात्मक समूह 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, और अगर इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इधर से हम लोग नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। इधर देखो, इसमें 1 2 3 इधर से गिन रहे हैं तो तीसरे नंबर पे ये आ रहा है क्रियात्मक समूह, और इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए इधर से हम लोग गिनेंगे। ठीक है, 1 2, समझ में आ गया। तो ये चाहे ये फिगर हो गया, चाहे ये फिगर हो गया, आपका ये पेंटेनोन 2 का ही होगा, न कि पेंटेनोन 3 का। समझ में आ गया आपको गिनती का तरीका। जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से ही गिना जाता है, उधर से ही गिनती ली जाती है। चलो भाई, तो ये आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर, और जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। चलो बाकी देखो, यहाँ पूरा का पूरा ये फिगर ना, यहाँ देखो जो हम लोग का PDF है ना, उसमें दिया हुआ है। यार 1 मिनट, देखो ये PDF है ना, इसमें मैंने बना रखा है पूरा का पूरा, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये चारों का चारों फिगर अच्छे से मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है बनाकर। ठीक है, और ये एकदम देखो HD में एकदम फिगर बनाकर ऐड कर रखा है। इसको फिगर बनाना ना, ये वाला फिगर मतलब बहुत कठिन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये फिगर नहीं बनाते होंगे। ठीक, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, जिसकी प्राइस जानते हो कितनी है भाई? 20,000 रुपये है उस सॉफ्टवेयर की प्राइस। ठीक है, जिससे ये फिगर बनाया जाता है। समझ सकते हो कितना, मतलब आप सोचते हो कि हम लोग 199 रुपये दे रहे हैं, ये 99 रुपये दे रहे हैं लक्ष्य बैच के लिए, तो मतलब हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये 199 रुपये दे, यार देखो ना 199 रुपये में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। ठीक है, और उस चीज़ों को बनाने में मैं क्या क्या चीज़ें यूज किया हूँ। छोड़ो, चलो वो तो पढ़ने वाले लड़के मैं जानता हूँ कि वो तो ज्वाइन कर ही रहे हैं और करेंगे ही। आगे चलते हैं हम लोग। बाकी फिर एक बार बता दूं, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारी ऐप है UPMSP स्टडी। जो नहीं जानते, UPMSP स्टडी, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का आपको अच्छे से इसी प्रकार PDF में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का। उसके अलावा बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से बहुत सारा मॉडल पेपर बना रहा हूँ, तो उसका भी वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही आपको वहाँ पे एक मेरा प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप मतलब वहाँ पे है, उसमें भी आपको जुड़ने का मौका मिल जाएगा। उसमें भी बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब जरूर जब बैच ज्वाइन करना है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, ये प्रश्न जो है ये हट गया है, ये आवर्त सारणी से रिलेटेड है। आवर्त सारणी आपके मतलब साइंस के बुक से ही हट गई है, तो इसलिए ये प्रश्न भी हट गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 7। इसमें क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पे ABCD और इधर EF शायद 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मार्क दे रहा है, तो 6 प्रश्न है। चलो सबको बारी बारी से कर लेते हैं। पहला क्या है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे दिया कि क्या बनाता है। चलो इसको हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4। ये हम लोग का सोडियम सल्फेट हो गया। बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट यानी BaCl2, ठीक है, इसके साथ मिलकर यहाँ पे बेरियम सल्फेट। ओके, मतलब देखो ये दोनों आपके क्रिया कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम। ये सल्फेट इसको बोला कि अभी पीछे क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है, तो BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे ना, तो देखो Na2SO4 से यानी वही सोडियम सल्फेट से आपका सोडियम को बेरियम विस्थापित कर देगा, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बना लेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे BaSO4 बना है, और प्लस आपका बचेगा क्या? तो देखो आपका उसके अलावा आपका बनेगा क्या? तो यहाँ से आपका सोडियम और इधर से आपका क्लोरीन मिलकर नमक यानी NaCl2 नहीं NaCl का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि NaCl ये फार्मूला होता है NaCl, ये आपका नमक का होता है। यहाँ पे 2 नहीं होता है भाई, 2 लिख दोगे तो इस पर प्लस, आप जानते हो कि क्या होता है, 1 चार्ज होता है, मतलब प्लस चार्ज होता है केवल एक, और जब पे -1 चार्ज होता है नीचे 2 लिखने के मतलब 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट, धुंधला दिख रहा है पता नहीं क्यों। अब इसको संतुलित कर लो, थोड़ा संतुलित करोगे तो देखो यहाँ पे हम लोग का सोडियम इधर 2 है, ठीक है, इधर मतलब तीर के इधर देखो सोडियम कितना है
यहाँ पे मतलब Na2 लिखा है, मतलब 2 है। और इधर देखो सोडियम यहाँ पे केवल 1 है, तो इसमें हमें देखो नीचे 2 नहीं लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके आगे हम लोग 2 लिख लेते हैं, तो 2 हम लोग का सोडियम हो गया। अब देखो क्लोरीन हम लोग का 2 इधर हो जाएगा, और क्लोरीन इधर देखो Cl2 2 है ही। उसके अलावा सल्फेट का एक आयन, SO4 सल्फेट का एक आयन, उसके अलावा बेरियम बेरियम, ठीक है। अब संतुलित हो गया केवल यहाँ 2 लगाने से। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन इसमें का। बी वाला देखो, मरकरी ऑक्साइड को उष्मा दिया जाता है यानी गर्म किया जाता है, तो वो मरकरी प्लस की इसमें टूटता है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो देखो जो मरकरी ऑक्साइड होता है उसको जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब इसका आप इसको संतुलित कर लो, जैसे संतुलित कह रहा हूँ इसको आप पूरा पूरा लिख लो। जैसे हम लोग का मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, Hg होता है, ये मरकरी और उसके साथ ऑक्सीजन, तो ये मरकरी ऑक्साइड HgO हो जाएगा, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है कि आपका मरकरी और उसके अलावा ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे Hg, ठीक है, यानी मरकरी है, यहाँ पे भी Hg आपका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे O2 ऑक्सीजन मतलब 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे इसलिए अब 2 Hg हो गया, तो इसके मतलब 2 अब हम लोग का मरकरी हो गया, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो इसके आगे हम लोग 2 लगाएंगे। अब ये देखो संतुलित भी हो गया, सिंपल ऐसे करोगे। अब चलो अगला इसमें क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बन रहा है मतलब बनाएगा उसको आपको बताना है, और साथ में इसको संतुलित भी करना है। तो देखो जो जिंक होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर, ठीक है, जिंक सल्फेट तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण एक तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2 बनेगा, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे आपका ये जिंक हो गया, जब ये अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाएगा। ये कैसे बना, क्योंकि देखो जिंक यहाँ H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है हाइड्रोजन की अपेक्षा, ठीक। तो इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो जिंक सल्फेट बना लिए, तो हाइड्रोजन विस्थापित होकर यहाँ अलग हो गया, तो H2 ये गैस रूप में। अब देखो इसको संतुलित थोड़ा करते हैं, संतुलित करेंगे तो जिंक 1, इधर भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2 सल्फेट का एक आयन संतुलित है, पूर्ण रूप से संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल आपको यहाँ भरना होगा H2। चलो आगे चलते हैं। आयरन कापर सल्फेट, देखो आयरन है, आयरन यानी लोहा Fe, ठीक है, ये आयरन हो गया। कापर सल्फेट CuSO4 कापर सल्फेट हो गया, इससे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ क्या बनेगा यहाँ पे हमें बताना है, और प्लस कापर यहाँ पे बनता है, ठीक। तो देखो जब Fe यानी आयरन कापर सल्फेट से अभिक्रिया करता है ना, तो इस कापर को विस्थापित कर देगा, और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट FeSO4 का निर्माण कर लेगा और कापर को विस्थापित कर देगा। तो देखो कापर विस्थापित हो गया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा संतुलित करते हैं, तो देखो इसको संतुलित करेंगे, ये तो मुझे लग रहा है ये भी संतुलित है, Fe सल्फेट का एक आयन कापर, ठीक है, ये भी संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। अब चलो ये हम लोग का डी वाला हो गया, इधर हम लोग का ई और एफ वाला कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसका अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और प्लस यहाँ पे बताने की क्या बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, इसको उष्मा दिया जाता है, तो इस किस में, ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और उसके अलावा प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है। तो ये आपका हो गया। अब इसको आपको संतुलित करना है, तो देखो कैल्शियम में एक यहाँ पे देखो कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, फिर दिक्कत है, तो इसको हमें मतलब थोड़ा संतुलित करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो देखो नहीं ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया, कैल्शियम एक कार्बन एक, अगर ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ और एक यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो ये संतुलित भी है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। चलो अगला इसमें अंत वाला है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, तो जिंक नाइट्रेट वही है, देखो जिंक Zn सिल्वर नाइट्रेट Hg, ठीक है, सिल्वर का हम लोग का Hg होता है मतलब प्रतीक, तो HgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इससे अभिक्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट, मतलब यहाँ पे जिंक HgNO3 से अभिक्रिया करता है तो Ag को विस्थापित कर देता है, तो हटा देता है, तो जिंक नाइट्रेट बना लेता है ZnNO3, आपका ये क्या बनाएगा, ट्वाइस बनाएगा, ये आपका जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है, ठीक है। 1 मिनट, ओके यार, चलो हम बार बार बोलते बोलते गला सूख जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो तबीयत खराब है और खांसी टाइप की आने लग रही है। तो देखो यहाँ पे ये जिंक नाइट्रेट आपका बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ट्वाइस मैंने क्यों लगाया, बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है उस पर आपका प्लस नाइट्रेट पे ना आपका
-1 चार्ज होता है, ठीक है। और जो जिंक होता है उस पर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट पे -1 है, तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा तभी तो -2 चार्ज होगा और +2, तो इसलिए ये फार्मूला सही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लगाया गया है, ठीक। तो ये जिंक नाइट्रेट बन गया और Ag इससे विस्थापित हो गया, तो यहाँ पे Ag बनेगा, तो प्लस ये आपका Ag हो जाएगा। अब इसको आपको संतुलित करना है, तो चलो संतुलित कर देख लो भाई। अब देखो संतुलित करोगे, जिंक इधर एक इधर एक, अब देखो चांदी एक, अब देखो NO3, यानी हम लोग का यहाँ पे देखो NO3 है और यहाँ पे NO3 ट्वाइस है, यानी 2 है भाई, NO3 2 है। तो यहाँ पे इसलिए आगे हम लोग 2 लगाएंगे इसके, तो 2 लगाएंगे तो अब Ag गड़बड़ हो जाएगा, तो Ag के आगे भी हम लोग 2 लगा देंगे, तो 2 Ag NO3 ट्वाइस है। तो देखो यहाँ 2 लगाए, मतलब इसके भी 2 हम लोग के आयन हो गए, ठीक है। NO3 के भी, तो ठीक है, जिंक के, ठीक है, ये संतुलित भी हो गया। सिंपल, ऐसे आप लोग कर लोगे। समझ में आ गया सारी चीज़ें, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब चलो ये आगे के प्रश्नों को कर लेते हैं। अब इसमें देखो अथवा वाला है, आप ये ऊपर वाला ये समय मतलब क्वेश्चन करो या अथवा वाला करो, आपका मन, लेकिन हमको इससे भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब सब कुछ आ सकता है भाई। 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में किसी के पेपर सेट में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यह क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इस पे हमें टिप्पणी लिखना है। और फर्स्ट है, इसमें 3 है, हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अंत में हाइड्रोजनीकरण। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होता है, और प्रत्येक का 2-2 मार्क आपको मिलेगा, यानी 6 मार्क यहाँ से मिलेगा। क्लियर, तो 6 मार्क इसका करो या 6 आप ये संतुलित समीकरण करो उसका, ठीक, आपको मिलेगा। तो चलो हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का सवाल, हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया। देखो हाइड्रोकार्बन को, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे आपका CH4 हो गया, C2H6 हो गया, जो भी हाइड्रोकार्बन, ये सब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप जानते हो। तो वही हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, मतलब ये आपकी इसकी डिफिनीशन आप याद कर लो कि हाइड्रोकार्बन की वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहा जाता है। और जैसे जैसे आपका एक हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 हो गया, जब ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में हम लोग इसको जलाते हैं तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रही है, ये आगे 2 संतुलित करने के लिए लगाया गया है। सिंपल, तो ये आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। चलो, तो ये आपकी पहला हो गया हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जो मतलब आप पढ़े होगे पहले इसी चैप्टर में, मतलब जहाँ प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा दे, सिंपल, तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया है कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है, तो यानी कार्बनिक यौगिक रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका आप कैसे लिखोगे डिफिनीशन, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो वह कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देखो CH4 है, यानी मेथेन है, जब यह क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि CH4 से देखो आपके कितने ही यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके जगह पे आपका ये मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाता है और यहाँ पे एक क्लोरीन बचता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर HCl आपका निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, हट गया, ठीक है, और उसके जगह पे एक Cl आ गया। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन हट गया है और एक उसके जगह पे यहाँ पे क्लोरीन आ गया है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हट गया है तो उसके जगह पे एक अन्य आया तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। किससे हटा है भाई, तो CH4 ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक से हटा है, तो इसलिए ये कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे और ये डिफिनीशन जो है इसको लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल। चलो, तो ये आपका इसका बी वाला भी हो गया। अब आगे करते हैं यहाँ पे अगला है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ A B और C वाला का आंसर देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट इधर है और उसके बाद फिर हम लोग बायो वाले क्वेश्चन को करेंगे। बायो वाले में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 1 मिनट अलग अलग हो गया क्या भाई, चलो तू अलग हो गया, चल 1 मिनट भाई तू इधर रह पहले। अब चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखो यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त में आपका क्या आ जाएगा कि तो एल्कीन आ जाएगा कि तो एल्काइन आ जाएगा, एल्केन नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकेल निकेल या पैलेडियम पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल ये डिफिनीशन है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है आपका 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी ये आपका क्या है C2H4 है। C2H4 क्या होता है, ये आपका एथीन हो जाएगा, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और यहाँ पे देखो ये CnH2n वाले फार्मूले पे बैठेगा यानी एथीन ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, इससे भी आप पकड़ सकते हो कि ये एथीन हो जाएगा। तो आप इसको फैलाकर ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम की। तो ये निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो देखो अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है भाई, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये 2 हाइड्रोजन इससे मिलकर आपके C2H6 बना लेंगे, और C2H6 देखो एल्केन ग्रुप हो गया, क्योंकि ये देखो CnH2n+2 जो फार्मूला होता है एल्केन का उस पर बैठ जाएगा। देखो कार्बन 2 है तो 2 यहाँ पे रखेंगे, और ये 2 2 4 + 2 यानी 6, यानी C2H6 हो गया, यानी आपका ये एल्केन है। और एल्केन क्या होता है, जिसमें आपका हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, वो आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो हमें परिभाषा में यही तो दिया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, वही अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये आपकी अभिक्रिया का मतलब एक तरह से उदाहरण भी है यहाँ पे। तो आप ऐसे लिखो इसको फैलाकर पूरा, या ऐसे शॉर्ट में लिखो, आपका मन, ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो C2H4+H2, और यहाँ निकेल की उपस्थिति में C2H6 का निर्माण कर रहा है, या ऐसे भी ये पूरी फैलाकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब पूरा पूरा डिफिनीशन और उदाहरण भी हो गया। चलो, तो हाइड्रोजनीकरण भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई। ओके, ये खत्म हो गया। अब हम लोग उपखंड ग में आते हैं, और उपखंड ग में आपके अब बायो वाले प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो इन बायोलॉजी वाले प्रश्नों को भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट, थोड़ा फिर एक बार आराम कर लेता हूँ भाई। ओके, चलो तो करते हैं। अब देखो ये 7वां प्रश्न था, इसके बाद 8वां ये प्रश्न हो गया। इसमें ABCD कर ये छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, तो चलो इनको करते हैं। पहला प्रश्न, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए हमें पूछा है, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप आक्सीय और अनाक्सीय 2 आप बना लेना, दोनों तरफ बीच में डंडी खींच लेना, और आक्सीय श्वसन में लिखना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ओके, इसके डिफिनीशन के थ्रू हम लोग अंतर लिख रहे हैं। तो डिफिनीशन में ऑक्सी श्वसन में लिखना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है, और अनाक्सी श्वसन में आप लिखना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन कहलाता है। यहाँ उपस्थिति में, यहाँ अनुपस्थिति में। ठीक, तो ये अंतर हो गया। अब देखो सेकंड अंतर में लिख देना कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है, और इसमें लिख देना कि अनाक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये 2 अंतर हो गया, आपके एग्जाम में आए तो लिख देना। ठीक, अब चलो उसके अलावा यहाँ पे अगला अंतर क्या था। ओके, लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। ये देखो सेकंड, लसिका और रुधिर में हमें अंतर बताना है, तो आप इसमें भी लसिका और रुधिर 2 आप टॉपिक बना लो, और इधर लसिका में आप लिखना कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, और रुधिर में लिखना कि यह लाल रंग का होता है। ठीक है, और सेकंड अंतर में लिखना कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और इसमें लिख देना कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो ये 2 अंतर हो गया लसिका और रुधिर में। चलो बाकी आप और अंतर याद करना चाहते हो तो आप बुक से देखकर याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, सी वाला, कायिक जनन किसे कहते हैं। देखो कायिक जनन यहाँ हमें पूछा है। कायिक जनन क्या होता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन होता है। मिस अलैंगिक जनन क्या होता है, अब उसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता तो अलैंगिक जनन जिसमें मतलब एक ही युग्मज की जरूरत पड़ती है जनन के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग के मानव में लैंगिक जनन होता है, नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें केवल एक ही की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका, जैसे ये आपका आलू का ही पौधा हो गया भाई। आलू में देखते हो कि आलू को हम लोग मतलब गोल होता है, उसको काट कर गाड़ देते हैं, वही आपका मतलब फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें अलैंगिक जनन होता है, एक ही युग्मज की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आप समझ गए। अब देखो अलैंगिक में आपका अलैंगिक के कई सारे मतलब विधियां हैं, उसमें ही एक विधि है कायिक जनन। ठीक है, अब ये कायिक जनन किसमें होता है, तो कायिक जनन आपका वही मतलब एक तरह से मतलब कायिक कहने का मतलब कि जैसे पौधे के जड़ से, तना ओना से, मतलब जहाँ से पौधे निकले वही कायिक होता है, कायिक भाग से। ठीक,
तो ये आपका आलू में हो जाता है, गन्ना में हो जाता है। तो चलो इसका भी देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरा पूरा कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा जनन कायिक जनन कहलाता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें केवल एक ही युग्मज भाग लेता है। और जैसे गन्ना हो गया, आलू, केला आदि, ऐसे लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो 2 मार्क का ही नहीं, 1 मार्क का प्रश्न है, 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे एक प्रश्न है कि हृदय का क्या कार्य है। देखो हृदय के तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इसका भाई 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कितना लिखोगे, इसमें छोटा सा लिख दो कि हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। बस काम खत्म, आपका हो गया। अब चलो ये प्रश्न हो गया। अब चलो प्रश्न संख्या हम लोग 9 देख लेते हैं, 8 के बाद। इसमें क्या करना है कि हमें रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। चलो रसायन संश्लेषण क्या होता है और इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के हम लोग नाम देख लेते हैं और उनके कार्य भी देख लेते हैं। 1 मिनट, कहाँ है इसका आंसर, मैंने लिखा हुआ सब अलग अलग हो गया क्या भाई, इसमें लिखा हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है ना, तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब देखो इसमें देखो रसायन संश्लेषण सबसे पहले क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखो कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का, ठीक है, और इस ऊर्जा का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, ठीक है, या भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, ऐसे लिख दोगे। ठीक, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। क्लियर। ऐसे जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो रसायन संश्लेषण क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आप इतना लिख दोगे। उसके बाद आगे लिखोगे कि इस क्रिया में भाग लेने वाले 3 जीवाणु निम्न हैं। कौन कौन से, थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस तथा नाइट्रोसोमोनास आदि आप लिख दोगे। चूंकि 3 ही का नाम लिखना था तो मैंने केवल 3 ही का लिखा है, ये काफ़ी कठिन होता है इसलिए और ज़्यादा नहीं लिखा है। अब इनके कार्यों को भी लिख देते हैं भाई, इनके 3 नाम लिखना है और इनका कार्य को भी लिखना है। यहाँ पे कार्य भी दिया था, तो चलो कार्य भी देख लेते हैं एक एक का। तो पहला थायोबैसिलस, देखो थायोबैसिलस में आप लिखोगे कि जो समुद्री और स्थलीय आवासों खासकर कीचड़ में पाया जाता है। यहाँ पे जो मत लिखो, यह लिखो, यह समुद्री और स्थलीय आवासों खासकर कीचड़ में पाया जाता है। यह सल्फर का ऑक्सीकरण करता है जिससे पौधों के लिए उपयोगी सल्फेट्स का उत्पादन होता है, ऐसे लिख दोगे थायोबैसिलस में। ठीक, अगला फेरोबैसिलस, इसमें लिखोगे कि यह फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत करते हैं। ये गर्म लौह समृद्ध वातावरण में मौजूद होते हैं। उसके बाद अंत में लिख दोगे नाइट्रोसोमोनास और इसमें लिख दोगे कि यह अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड आयन बनाता है। यह अधिकांशतः भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ये आप लिख दोगे तीनों के कार्यों में, आपका काम हो जाएगा। इसका कितना, 4 मार्क था, हाँ 4 मार्क का ही प्रश्न था, 4 मार्क आपको मिल जाएगा। चलो भाई, तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 हो गया। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 10 देख लेते हैं। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। पाचक एंजाइमों के हमें कार्य देखना है कि इनके क्या कार्य हैं, ये हमें बताना है। चलो इनके कार्य भी हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 मार्क का यह प्रश्न है। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या ये हम लोग की 10 है, प्रश्नोत्तर संख्या 10। तो देखो पाचक कह लो या वही पाचन कह लो, ठीक है, पाचक ही लिखो। पाचक एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनके पाचन में सहायता करते हैं। इन छोटे छोटे कणों को रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। कुछ पाचक एंजाइम तथा उनके कार्य निम्न है, ऐसे आप लोग लिख दोगे। पाचन मतलब पाचक एंजाइम क्या होते हैं और अंत में इनके कुछ कार्य निम्न ऐसे लिखकर और अलग अलग आप पाचक एंजाइम के नाम और उनके कार्य लिख दो। जैसे पहला आपका लाइपेज हो गया। लाइपेज क्या करता है कि लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। क्लियर। उसके बाद एक ट्रिप्सिन होता है, तो ट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा सा लिख दो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यह भी अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद एक अंत में होता है एमाइलेज। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। एमाइलेज क्या करता है, तो इसका थोड़ा कार्य लिख दो कि एमाइलेज हमारे शरीर में 2 जगहों पर स्रावित होता है। सबसे पहले हमारे मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा एमाइलेज उत्पन्न होता है जो स्टार्च को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके पाचन की प्रक्रिया शुरू करता है। उसके बाद फिर अग्न्याशय में कोशिकाएं एक अलग प्रकार का एमाइलेज उत्पन्न करती हैं जिससे अग्न्याशय एमाइलेज के रूप में जाना जाता है, जो ग्लूकोज का उत्पादन करके कार्बोहाइड्रेट का
पाचन पूरा करता है। ऐसे लिख दो आप एमाइलेज में, आपका हो जाएगा काम। इतना लिखने का आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप देख लेना, याद कर लेना। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो अगला प्रश्न ये आपका डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपके सिलेबस हट चुका है, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। ये 6 मार्क वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये तो आपका हट चुका है। अथवा का जगह पे देखो ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही आना है इसका। तो देखो यह क्या है कि पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी पुष्प जो है उसमें निषेचन के उपरांत क्या होता है, उन परिवर्तनों के बारे में हमें बताना है। 6 मार्क का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार तरीके से देखो इसका मैंने अच्छे से ये लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, इसका अच्छे से फिगर बनाए हैं। हालांकि फिगर आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही चीज़ों को समझाने के लिए ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक, इतना आसान तरीके से लिखा हुआ है ना, मतलब आप देख लेना किसी भी क्वेश्चन बैंक में कहीं भी इतना आसान तरीके से इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग निषेचन के बारे में जान लेते हैं। देखो इसके बारे में लिख लोगे थोड़ा कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात एक पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं। और किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, देखो इसके जो मुख्य मुख्य भाग हैं उनके आधार पर मैंने ये पूरा पूरा लिखा है। जैसे बाह्य दल के में क्या परिवर्तन होता है, दल यानी वही पंखुड़ी में क्या परिवर्तन होता है, पुमंग पुमंग क्या होता है, नर जनन भाग। ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, और जयांग जयांग किसे बोलते हैं, स्त्री जनन भाग को बोलते हैं, उसमें क्या परिवर्तन होता है। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मतलब पार्ट हैं एक फूल के, तो उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। बाह्य दल में क्या होता है परिवर्तन, कि यह प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं अथवा कुछ पादपों में निषेचन के पश्चात फलों के साथ रहते हैं। जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया। आपने मतलब टमाटर को देखा होगा, मतलब टमाटर होता है ना, मेरा फिगर नहीं बनाने आता है लेकिन देख लो टमाटर होता है ना, तो ये उसकी यहाँ पे देखो, यहाँ ये डंटी टाइप का हरा सा रहता है, वही बाह्य दल होता है। जैसे देखो ये पुष्प का एक फिगर है ना, तो पुष्प में देखो ये जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, ये यही क्या है, बाह्य दल है। ठीक है, तो उसी तरह टमाटर में ये रह जाता है, मतलब पौधों में बहुत सारे ऐसे मतलब पौधे होते हैं जिनमें गिर जाता है। ठीक है, यहाँ टमाटर बैगन उदाहरण के तौर पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद अगला दल या पंखुड़ी, दल या पंखुड़ी के बारे में हमें लिखना है। तो देखो यह जो दल या पंखुड़ी होती है, एक तरह से पुष्प की एक सबसे मतलब मनमोहक यही चीज़ होता है। पौधे में जो ऊपर आपको भाग दिखाई देता है, जैसे गुलाब के फूलों में या गेंदा के फूलों में ऊपर पीला पीला, ठीक है, पंखुड़ी, उसी को दल बोला जाता है। क्लियर, तो यही इसमें देखो यह लिखोगे कि यह पुष्प का सबसे मनमोहक भाग होता है और पुष्प की खूबसूरती को बढ़ाता है। यह पुष्प के अधिकांशतः जनन भाग को ढके रहता है। निषेचन के पश्चात यह भी मुरझाकर गिर जाते हैं। क्लियर, तो इसमें भी आप ये लिख दोगे। भाई हमें अंत में यही बताना है कि निषेचन के पश्चात क्या होता है। तो निषेचन के पश्चात ये भी मतलब झड़कर गिर जाते हैं अधिकांश पौधों में, और ये तो पूरी तरह गिर जाते हैं। अब देखो अगला है कि पुमंग यानी नर जनन भाग का क्या होता है। पुमंग, नर जनन भाग को ही पुमंग बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपका परागकोश और तंतु आते हैं। क्लियर, चलो तो देखो यहाँ पे देखो पुष्प का नर जनन भाग, पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुष्प का जो नर जनन भाग यानी वही पुमंग होता है, उसको पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमने लिख दिया है ऐसे कि पुष्प नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है जो निषेचन में भाग लेता है। निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाते हैं। देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जैसे ये पुष्प है ना, तो पुष्प में देखो यहाँ दर्शाया गया है, ये जो ये पतली सी यहाँ से ये डंटी गई है, ये छोटा छोटा सा, ठीक है, ये और इधर ये है, देख सकते हो, यही क्या है, परागकोश है। ठीक है, ये अंत में जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है ये परागकोश बोलते हैं, और इसे जो ये डंटी टाइप की नीचे आई हुई इसको तंतु बोला जाता है। ये क्या होता, ये दोनों नर जनन तंत्र के भाग होते हैं, मतलब ये नर वाले पार्ट होते हैं पुष्प में, इनको ही पुंकेसर कहा जाता है। तो ये निषेचन के पश्चात ये भी क्या होता है कि मुरझाकर गिर जाते हैं। क्लियर, और आपका मादा जनन तंत्र में क्या आता है, तो देखो ये एक मतलब ये अंडाशय से ये बड़ा सा ये गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आपका बड़ा सा ये दिख रहा है, इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, और इस ये जो डंटी से आई है इसको वर्तिका बोलते हैं, और ये बीच में आपका ये अंडाशय है। ये अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मिलकर आपका स्त्रीकेसर यानी वही आपका मतलब स्त्री जनन भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है इसको भी देखेंगे। पुरुष जनन भाग यानी जो आपका पुंकेसर और आपका तंतु जो होता है वो तो मुरझाकर गिर ही जाता है, जैसा कि हमने इसमें देखा। ठीक है, और देखो इसी में आपका मतलब एक तरह से
कणों का निर्माण होता है और यही किसी माध्यम से यहाँ चला आता है, स्त्री मतलब जो जनन भाग होता है इसमें वर्तिकाग्र में, और यहाँ से ऐसे ऐसे ये अंडाशय में चला आता है और यहाँ से फिर तब नए पौधे का निर्माण होता है एक तरह से। ठीक, चलो तो यहाँ पुमंग यानी नर जनन भाग का क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने इसमें आप मतलब आपको लिखना है कि पुष्प नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है जो निषेचन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक्स्ट्रा चीज लिख दिया है। और निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अगला आप मतलब इसमें लिख दोगे जायांग के बारे में यानी स्त्री जनन भाग। अब देखो आगे लिखोगे पुष्प स्त्री जनन भाग यानी जायांग को स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आता है। अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं, ये अंडाशय जो होता है ना इसके अंदर बीजांड होते हैं। ठीक है, अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं। निषेचन के पश्चात वर्तिकाग्र तथा वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं, यानी जो ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका होती है मुरझाकर गिर जाते हैं। वही अंडाशय फल, जो ये अंडाशय होता है यह फल में तथा इसके अंदर जो ये बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या होता है। इसके इंपॉर्टेंट भागों के बारे में मैंने लिख दिया कि क्या क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन में आए तो ये लिख देना। ये देखो ये आपका 6 मार्क देकर जाएगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क में लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मैं यहाँ फिगर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझा भी दिया, हालांकि फिगर आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये रहा आपका ये पूरा का पूरा जो पेपर सेट था भैया, ये जिसका कोड था 824 EJ, इसका फुल सॉल्यूशन। ठीक, इसका सारा का सारा क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना। और हमारी ऐप जो है UPMSP स्टडी है उसको आप डाउनलोड कर और लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको पूरा पूरा PDF में ये जो था सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप बार बार इसको दोहराते रहना, वीडियो बार बार मत देखना। एक बार देख लिए सारी चीज़ समझ लिए तो आप बार बार PDF से पढ़ते रहना, दोहराते रहना, जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहे। और वहाँ पर हमने टेस्ट भी ऐड कर रखा है, जो ये MCQ है MCQ का वहाँ पर टेस्ट भी ऐड कर रखा है। तो वहाँ पर आप जाकर टेस्ट भी देख सकते हो और टेस्ट में देख सकते हो आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलो आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ ऐप पे ही मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर लेना। बाकी मैं अगले वीडियो में अगला पेपर सेट कराऊंगा। 824 EJ था, तो देखते हैं अगला कौन सा सेट था, मुझे याद नहीं है, तो अगला सेट करेंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले हमने हिंदी में DA और DB वाला सॉल्व कर लिया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको भी देख सकते हो, देखना चाहते हो तो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।